है चेक ऑन दी, मतलब एक दूसरे ऑर्गन्स पे ये हमेशा मतलब एक दूसरे ऑर्गन्स को ऑलवेज चेक करते रहते हैं, एक दूसरे ऑर्गन्स पे हमेशा उनको चेक करते रहते हैं कि वो अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे, वो कैसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चला रहे। दिस एंश्योर, और यही एंश्योर होता है एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं, और मतलब इनके पावर्स अलग अलग डिफाइंड है बट फिर भी एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे पे नज़र रखे रहते हैं, और यही एक एंश्योर होता है। दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री, मीन्स कि ये बैलेंस बना के रखता है इन तीन ऑर्गन्स में, ये बैलेंस बना के रखता है इन थ्री ऑर्गन्स पे। एंड the word state is often used in this chapter। हमने word अक्सर मतलब इस चैप्टर में हम स्टेट को यूज़ कर रहे हैं, इस वर्ड को बार बार यूज़ कर रहे हैं, स्टेट। स्टेट दिस डज नॉट रिफर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट को रिफर नहीं करता, ध्यान रखिएगा। स्टेट मीन्स कि वो स्टेट गवर्नमेंट को रिफर नहीं कर रहा है, मीन्स रेदर लाइक कि गवर्नमेंट मीन्स हम क्या समझते हैं बचपन से, अगर कोई हमें गवर्नमेंट कहते तो हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, ये समझते हैं। एंड तो स्टेट का मतलब इट डजंट मीन कि आप डजंट रिफर टू स्टेट, मीन्स ये रिफर नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को। रेदर व्हेन वी यूज स्टेट, अगर हम स्टेट को यूज़ कर रहे हैं, then we are trying to distinguish it from government, we are trying to distinguish it government। मतलब अगर हम स्टेट का यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग निकाल रहे हैं गवर्नमेंट से, हम उसका कुछ उसका डिफरेंट मीनिंग निकालते हैं गवर्नमेंट से, और जो गवर्नमेंट होती है सरकार से, उसको गवर्नमेंट से स्टेट को डिफरेंट मीनिंग इन दोनों स्टेट। रेदर वी यूज स्टेट, वी आर, अगर हम स्टेट को यूज़ कर रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट, हम ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट से उसको डिस्टिंग्विश करें, मीन्स कि इसको कंपेयर करें या डिफरेंटली ट्रीट करें। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। गवर्नमेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एडमिनिस्ट्रेटिंग और लॉज को एनफोर्स करने के लिए, कानून बनाना और लागू करना। मीन्स की कानून बनाती है हमारी गवर्नमेंट और उसको लागू भी करती है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन, और गवर्नमेंट इलेक्शन जब होते हैं गवर्नमेंट चेंज भी होती है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory, मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एनफोर्स करना लॉ को, एडमिनिस्ट्रेटिव करना और एनफोर्स करना लॉ को, और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इलेक्शंस में चेंज होती रहती है। बट जो स्टेट है, यू कैन से द स्टेट ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो स्टेट है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवेरिजन पीपल, और वो रिप्रेजेंट करती है सोवेरिजन पीपल्स को, हु ऑक्युपाई, जिन्होंने एक डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्युपाई किया है रहने के लिए, डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्युपाई किया है रहने के लिए। एंड इन द कंटेक्स्ट सोवेरिजन मीन्स की इंडिपेंडेंट पीपल, सोवेरिजन मीन्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट पीपल। स्टेट को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मीन्स कि वहाँ पे सोवेरिजन पीपल रहते हैं, इंडिपेंडेंटली पीपल वहाँ पर रहते हैं, और उन्होंने एक डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्युपाई किया है, एक डेफिनेट प्लेस को ऑक्युपाई करके वो वहाँ पर रह रहे हैं। एंड वी कैन थस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, वी कैन थस speak of the Indian state, the Nepali state, etc. इसका मतलब है
कि इस पर हम कह सकते हैं कि ये इंडियन स्टेट है, नेपाली स्टेट है। हम इसको इस तरह से भी बात कर सकते हैं कि ये इंडियन स्टेट है हमारा, ये इंडियन स्टेट है जहाँ इंडिपेंडेंटली लोग रह रहे हैं और डेफिनेट टेरिटरी में। ये नेपाली स्टेट है जहाँ नेपाली लोग रह रहे हैं। द इंडियन स्टेट हैड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारा इंडियन स्टेट है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट चलती है? डेमोक्रेटिक। एंड द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ही लॉ को बनाती है और एग्जीक्यूट करती है, इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट का एक पार्ट होती है। हमारी गवर्नमेंट है वो स्टेट का एक पार्ट होती है। द स्टेट रिफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट। स्टेट मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट है। अगर हम स्टेट को डिफाइन करेंगे तो वो गवर्नमेंट से भी बढ़कर है एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट, और हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। हम उसको गवर्नमेंट की प्लेस पे स्टेट को यूज़ नहीं कर सकते। हम उसे हम इंटरचेंजली चेंज नहीं कर सकते कि हम उसे गवर्नमेंट की प्लेस पे स्टेट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट की प्लेस पे हम स्टेट को रिफर नहीं कर सकते क्योंकि जो स्टेट है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। यू कैन से जो स्टेट है वो मोर देन ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। द मेन थिंग इज द वर्ड स्टेट, जो वर्ड स्टेट है जो हमने इस चैप्टर में उसको यूज़ किया है, दिस डज नॉट रिफर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। इसका ये रिफ़र नहीं करता स्टेट गवर्नमेंट को। ये स्टेट गवर्नमेंट को रिफ़र, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को रिफ़र करना नहीं होता है। एंड रेदर देन वी यूज स्टेट, अगर हम स्टेट को यूज़ कर रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसकी मीनिंग नहीं होती। स्टेट मतलब हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं कह सकते। स्टेट अलग है, गवर्नमेंट अलग है। एंड गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट क्या करती है? कानून को बनाती है और कानून को एनफोर्स भी करती है उस लॉ को। एंड द गवर्नमेंट कैन चेंज, और जो गवर्नमेंट है वो चेंज भी होती रहती है टाइमली इलेक्शंस में। द स्टेट, और ये तो था गवर्नमेंट को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कानून बनाती है, कानून को लॉ करती है। लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या होता है? स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ इंडिपेंडेंट पीपल रहते हैं, और इंडिपेंडेंट पीपल रहते हैं जिन्होंने एक डेफिनेट टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके डेफिनेट प्लेस पर वो लोग सेटल्ड हैं, वो ऑक्यूपाई करके वहाँ पर रहते हैं। एंड वी कैन थर्ड स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट। हम क्या स्पीक कर सकते हैं कि ये एक इंडियन स्टेट है। हम इंडिया को क्या बोल सकते हैं? ये एक इंडियन स्टेट है। और हम ये भी बोल सकते हैं नेपाल को ये एक नेपाली स्टेट है। द इंडियन स्टेट में हमेशा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का पार्ट है। जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का पार्ट है। द स्टेट रिफर्स टू मोर देन, स्टेट को हम ब्रॉड सेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो नैरो टर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हम स्टेट के प्लेस में कभी भी गवर्नमेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। यू कैन सी सम पिक्चर्स, दैट इज पेज नंबर 13 में। Members of the Constituent Assembly feared that the executive might become too strong and ignore its responsibility to the legislature. जो Constituent Assembly के जो members थे उन्हें डर था कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, जो लॉज बनाती है, जो इम्प्लीमेंट करती है लॉज को, माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग, वो तो बहुत टू स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और इग्नोर करेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो इग्नोर करेगी अपने, वो इग्नोर करना, वो लेजिस्लेचर को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। मीन्स
कि अगर उनको ये डर था, अगर हमारी गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो अगर ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो लेजिस्लेचर जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनको भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देगी। और द असेंबली देयरफॉर इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो असेंबली ने नंबर ऑफ प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया टू लिमिट एंड कंट्रोल दी एक्शन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनके जो नंबर ऑफ प्रोविजंस को इंक्लूड किया, उन्होंने उनकी पावर्स को लिमिट कर दिया और कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय, उनके जो एक्शन है उनको भी कंट्रोल कर दिया कि एग्जीक्यूटिव इतने ही पावर का यूज़ कर सकते हैं। ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एज होल, वो इतनी ही पावर का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि एग्जीक्यूटिव के पावर्स को लिमिट किया जा सके, कि गवर्नमेंट अपनी इतनी ही पावर को यूज़ कर सकती है, इतने में वो सबको कंट्रोल कर सकती है। एंड आर फोर्थ, सेपरेशन ऑफ पावर। लेट रिवाइज द सेपरेशन ऑफ पावर। दैट सेपरेशन ऑफ पावर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 organs of the state. According to the constitution there are 3 organs of the state. 3 organs है state के। And the legislature, the executive and the judiciary. The legislature, the executive and the judiciary. And they use their, the legislature refers to our elected representative, जिन्हें हम सेलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंसी से भेजते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, और इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, सिटीजन। द एग्जीक्यूटिव आर द ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट, जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को और गवर्नमेंट और रनिंग दी गवर्नमेंट, जो एनफोर्स करते हैं लॉज को। एंड जुडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स in this country, system of the courts in this country. Each organ check other acts as a check on the other. सारे जितने भी ये 3 ऑर्गन्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट विच इंश्योर्स द बैलेंस, इनमें एक बैलेंस बिटवीन 3 में बैलेंस बना रहे, इसीलिए ये लोग एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। एंड our fourth feature is fundamental rights. Our fourth feature is fundamental rights. Let's start our fourth feature, fundamental rights. This section, the section on fundamental rights, has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. Means कि फंडामेंटल राइट्स को कंसाइन कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मीन्स कंसाइन मतलब हमारी अंतरात्मा कहा गया। द सेक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट हैज ऑफन बीन, उसको जो फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन है उसे रिफर्ड क्या किया गया है, कंसाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है फंडामेंटल राइट्स। एंड colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. State power in independent India. Let's discuss colonial rule। जब ब्रिटिश का रूल था तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट के माइंड में, स्टेट के नेशनलिस्ट के माइंड में कुछ सस्पिशियस सी चीज़ें चल रही थी,
कुछ सस्पिशन सा नेशनलिस्ट के माइंड में, कुछ सस्पिशन मतलब वो लोग कुछ सोच रहे थे, कुछ सस्पिशन सा सोच रहे थे, उनके माइंड में कुछ सस्पिशन सा चीज़ आ रही थी या नेशनल। दे वांटेड टू एंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। उनके माइंड में ये चीज़ें क्यों आ रही थी? वो चाहते थे, नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो स्टेट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो स्टेट है वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, अपनी पावर का मिसयूज करने से सेफ रहे, अपनी पावर का मिसयूज ना करे और हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफ रखे, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सेफ रखे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टेट पावर है, स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यहाँ पे कुछ रिटर्न राइट्स भी होने चाहिए। मीन्स ब्रिटिशर्स का रूल था, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैड क्रिएट, कॉलोनियल रूल के कारण हमारे नेशनलिस्ट के माइंड में कुछ सस्पेंशन हो गया। मीन्स यू कैन से कुछ उनके दिमाग में संदेह की भावना आने लग गई थी, मतलब सस्पेंशन पैदा हो गया था कि हाँ, उन्हें एक शक हो गया था उनके माइंड में कि दैट दे वांटेड टू इंश्योर दैट, वो चाहते थे कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें रिटर्न में होना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें रिटर्न में होना चाहिए, वो गार्ड अगेंस्ट, यही जो राइट्स रिटर्न में अगर होंगे तो जो स्टेट है, अगर वो स्टेट अपनी पावर का मिसयूज करेगी तो हम अपने रिटर्न में जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें शो कर सकते हैं, उन्हें शो कर सकते हैं। एंड यू कैन से जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया में जो स्टेट है, जो स्टेट की पावर है वो उसका मिसयूज ना करे, मिसयूज करने से बचे। इसलिए वो चाहते थे कि जो राइट्स है वो रिटर्न में होने चाहिए, जो राइट्स है वो रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके दिमाग में एक सस्पेंशन सा भर दिया था कि हर चीज़ रिटर्न में होना चाहिए। एंड फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट, पावर बाय द स्टेट। आर्बिट्री मीन्स the section on fundamental rights has been referred to as the consign of the Indian Constitution. Indian Constitution का ये जो fundamental right का section है ये consign से एक अंतरात्मा है। And colonial rule had created a certain, colonial rule ने कुछ suspension हमारे nationalist के माइंड में डाल दिया था और हमारे नेशनलिस्ट ने फिर क्या किया, नेशनलिस्ट के माइंड में डाल दिया था, क्योंकि जो हमारी कॉलोनियल ब्रिटिशर्स रूल्स थे वो हमेशा हर चीज़ अपने पास रिटर्न में सेव करके रखते थे। तो यही एक सस्पेंशन था नेशनलिस्ट में कि हमें भी कुछ चीज़ें सेव करके रिटर्न में रखनी चाहिए, कि जिससे कि कभी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी इंडिपेंडेंट इंडिया में तो हम अपने राइट्स को, अब वो अगर रिटर्न में होंगे तो हम उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपने राइट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टेट को अपने राइट्स को, स्टेट को मिसयूज़ नहीं करने चाहिए, अपने पावर को, उस चीज़ से उनको बच के रहना चाहिए। यू कैन से कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन suspension of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the, अगर अब रिटर्न में राइट्स रहेंगे तो ये गार्ड करेंगे, अगर स्टेट अपनी पावर का मिसयूज़ करेगी, अगर स्टेट अपनी पावर का मिसयूज़ करती है तो ये आपको, आपके राइट्स को गार्ड करेंगे, आपके राइट्स आपको गार्ड करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में। एंड द फंडामेंटल राइट्स,
therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. जो फंडामेंटल राइट्स है therefore प्रोटेक्ट, वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्री. आर्बिट्री मीन्स कि मिसयूज करना या मनमानी करना, मिसयूज या मनमानी करना. एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द स्टेट मीन्स कि मिसयूज करना अपनी पावर को, या एब्सोल्यूट एक्सरसाइज जो स्टेट अपनी पावर का मिसयूज करती है उस पर क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज लगाना पावर ऑफ द स्टेट पर. मीन्स कि अगर पावर मिसयूज करती है स्टेट तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं. फंडामेंटल राइट्स हमें आर्बिट्री मतलब मनमाने तरीके से अगर स्टेट अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज करती है अपनी पावर का, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारी उस पर प्रोटेक्ट करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन थस गारंटीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देती है द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, the rights of individuals against the state as well as against other individuals. मीन कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गारंटी देती है हमारे इंडिविजुअल्स के राइट्स को अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल. मीन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ कह दिया गया है कि जो आपको राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता. मीन्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकती है. उसको आप अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जाकर अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आपके राइट्स आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल मिसयूज़ करती है, तो आप अपने राइट्स को वहाँ पर शो कर सकते हैं. और अगर आप उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी, और आप किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जा सकते हैं. अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी आपके हक को छीनता है तो आप वहाँ पे भी अपनी बात को रख सकते हैं, और आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पे भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे. दैट moreover the various minority communities also express the need for the constitution to include rights that would protect their group. और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का जो ग्रुप था वो भी चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे राइट्स बनाए जाए जिससे कि उनकी जो कम्युनिटी है उनको, उनका जो ग्रुप है उनको प्रोटेक्शन मिल सके, वो अपने ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर पाए या उनको प्रोटेक्शन मिल सके. जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है, जब हमारे लिए एवरी सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स बन रहे हैं कि स्टेट अगर उसका मिसयूज़ करती है तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यह हमारे नेशनलिस्ट के माइंड में था कि इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को रिटर्न में दिया कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को रिटर्न में कि आप हम उन्हें जाने समझे पढ़े कि हमें हमारा राइट कहाँ कहाँ पर है. एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ ने भी कहा कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशंस में इंक्लूड किया जाए, हमारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, हमें भी कुछ राइट दिए जाए जिससे कि हम अपने ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ. द कॉन्स्टिट्यूशन therefore also guarantees the right of minority. कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है सेव राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ की अगेंस्ट द मेजॉरिटी. अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल माइनॉरिटीज़ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि माइनॉरिटीज़ की भी कुछ राइट्स हैं, वो भी अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड as Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, their object is twofold. Main
कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, वो जो ऑब्जेक्टिव है उसके मतलब कि टू फोल्ड्स है। मीन्स कि आप दो तरह से उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं। दो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। तो फंडामेंटल राइट्स के दो ऑब्जेक्टिव्स क्या हुए? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। मीन्स कि एवरी सिटीजन, उनका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है कि एवरी सिटीजन वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है, अपने राइट्स को क्लेम कर सकता है कि ये मेरे अधिकार है, ये मेरा राइट है। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, सब लोग अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरे राइट्स है। इसे मतलब वो अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, कोई उनका अधिकार नहीं छीन सकता। एंड सेकेंडली, these rights must be in binding upon every authority that has got the power to make law। और ये जो राइट्स हैं, ये जो राइट्स हमें दिए गए हैं, ये राइट बाइंड करता है अथॉरिटी को, और जो पावर, जो लॉ बनाते हैं उनको एक तरह से बाइंड करता है। ठीक है, ये जो राइट्स हमें दिए गए हैं वो अथॉरिटी को, इंस्टीट्यूशंस को मीन्स बाइंड करता है, जो हमारे लिए, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब वो उसके एक अथॉरिटी है जो बाइंड हो जाती है हमारे राइट्स के आगे। हमारे राइट्स के आगे उन्हें बाइंड होना पड़ता है, वो अपने पावर्स का मिसयूज अथॉरिटी नहीं कर सकती है।